श्रीनिवास नाम के गांव में सुमन अपने पति राजू और दो बेटे मोहित और विवेक के साथ रहती थी। सुमन के बड़े बेटे मोहित को पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन खेती में काम करना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। और सुमन का छोटा बेटा विवेक, जो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, जो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब एक दिन सुमन अपने पति राजू से, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब हमें मोहित की शादी कर देनी चाहिए। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। सुमन, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कई जगह पर मोहित के रिश्ते की बात चलाई है, लेकिन हमारा मोहित खेती करता है तो कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। जहाँ पे भी उसके रिश्ते की बात करता हूँ तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि लड़का नौकरी नहीं करता। अब क्या करें? किसी गरीब की लड़की हो तो भी हमें चलेगा। अरे सुमन, आजकल तो गरीब लड़कियों को भी शहर में रहने वाला ही पति चाहिए, और खेती करने वाला बोलो तो वो बायोडेटा भी नहीं देखती। तो क्या हमारे बेटे की कभी शादी नहीं हो पाएगी? अरे ऐसा नहीं, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोहित के चाचा जी का राजू को कॉल आता है और वो राजू से, राजू, मैंने मोहित के लिए एक लड़की देखी है, लेकिन लेकिन क्या भैया? लेकिन बात यह है राजू कि वो लड़की अनाथ है। वो बचपन से ही अपने मामा मामी के साथ रहती है, लेकिन उसके संस्कार बहुत ही बढ़िया है। अगर तू कहे तो मैं आगे बात चला सकता हूँ। हाँ भैया, आप जरूर बात चलाओ। उसके माता पिता नहीं हैं तो क्या हुआ, हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। ये हुई ना मेरे भाई जैसी बात। अब चाचा जी मोहित और रचना की शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। और घर आते ही रचना सारे परिवार की जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेती है। वो मोहित के साथ खेतों में काम कर घर की भाग दौड़ भी संभाल रही थी। अब विवेक की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो भी एक अच्छी कंपनी में काम करने लगता है। विवेक के लिए अपने आप ही शादी के लिए कई सारे रिश्ते आने लगते हैं, क्योंकि विवेक शहर में रहता था, अच्छा खासा कमाता था। कुछ दिन छुट्टी निकालकर विवेक गांव में सबसे मिलने आया हुआ था। तो राजू विवेक से, विवेक बेटा, अब तू अच्छा खासा कमा लेता है और तेरी जॉब भी बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दूं। जैसा आप ठीक समझे पिताजी। एक दिन विवेक अपने पिताजी और भैया के साथ माधुरी नाम की लड़की को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। माधुरी शहर में रहती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इतना ही नहीं, वो मॉडर्न ख्यालों की भी थी। साथ ही वो भी एक इंजीनियर थी। उसे देखते ही विवेक ने उसे पसंद कर लिया। तभी माधुरी के पिता राजू से, भाई साहब, शादी तय होने से पहले बच्चे अगर एक दूसरे से बात कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जी जरूर जरूर भाई साहब। अब माधुरी और विवेक एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ माधुरी, विवेक जी, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं अपना काम करूँ। हाँ, क्यों नहीं। हमारे घर में सभी खुले विचारों के लोग हैं। इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। माधुरी और विवेक बातें कर घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों से विवेक और माधुरी का काम घर से ही चल रहा था। सुमन अपनी दोनों बहुओं को बड़े ही प्यार से संभाल रही थी, मानो उसकी खुद की बेटियां हो। और दोनों बहुएं भी ऐसे रहती थी मानो सगी बहनें हो। माधुरी सुबह खाना बनाया करती तो रचना शाम का, और अगर दोनों किसी काम में हो तो सुमन ही घर का सारा काम कर लेती थी। एक दिन सुमन अपने पति राजू से, हम कितने भाग्यशाली है जी, हमने कई पुण्य किए होंगे, तभी तो हमें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। गांव में सभी लोग हमारे परिवार की मिसाल देते हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे परिवार को किसी की नजर ना लग जाए। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे परिवार के साथ। लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन माधुरी, माँ, पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे पिताजी का मुंबई में आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो वो मेरे बुआ के घर रहने वाले हैं। तो क्या मेरी माँ यहाँ आकर रह सकती है? आप दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? आप लोग तो जानते हो कि मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ। क्यों नहीं माधुरी, आखिर उन्हें भी तो तुम्हारी आशा है। अब दूसरे ही दिन माधुरी की माँ छाया माधुरी के घर आती है तो माधुरी उसे गले लगा लेती है।
तभी सुमन माधुरी से, दोनों माँ बेटी यहीं पर बातें करती रहोगी क्या दिन भर? जाओ माधुरी बेटा, अपनी माँ को मेहमानों के कमरे में लेकर जाओ और माँ को पानी और चाय नाश्ता भी लेकर जाओ। माधुरी अपनी माँ को मेहमानों के कमरे में लेकर जाती है और अपनी माँ से, माँ मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माधुरी के ऐसे कहते ही छाया माधुरी से, सुन तो माधुरी, वो तेरी जेठानी कहाँ है? जब से मैं घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तुम्हारी सास तुम्हें ही सारे काम बताती जा रही है। माँ आजकल मोहन भाई साहब खेतों में कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खेतों के काम में हाथ बटाने के लिए दीदी भी खेतों में जाती है। क्या? तो घर के सारे काम तुम ही करती हो? नहीं माँ, सुबह मैं करती हूँ और शाम को दीदी। क्या दीदी दीदी लगा कर रखा है जब से आई हूँ तब से? तुम्हें भी तो दिन भर ऑफिस का काम करना पड़ता होगा ना? हाँ माँ, अभी भी मुझे चलना होगा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ और आप भी आराम कर लो। ऐसा कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। शाम के समय रचना घर आती है तो आज वो बहुत ही थकी हुई थी। उसे देख सुमन, क्या हुआ बेटी, आज कुछ ज्यादा काम था क्या खेतों में? नहीं माँ, लेकिन आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं लगती, कुछ अजीब सा हो रहा है। सुमन और रचना की सारी बातें छाया ने सुन ली तो वो माधुरी से, माधुरी, माधुरी सुन जरा, मैं अभी अभी रचना और तुम्हारी सास की बातें सुनकर आई हूँ। रचना बोल रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें ही सारे काम करने होंगे, देख लेना। छाया माधुरी को बात बता ही रही थी कि तभी सुमन, माधुरी बेटा, माधुरी जरा यहाँ तो आना। हाँ अभी आती हूँ माँ जी। अब माधुरी के मन में अपनी माँ की बातें बार बार गूंज रही थी। तभी वो सुमन के सामने आती है तो सुमन, माधुरी आज रचना बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो चलो आज हम दोनों मिलकर ही खाना बना लेते हैं। तभी माधुरी, माँ जी आजकल दीदी हमेशा ही तबीयत का बहाना कर घर आकर सो जाती है। आखिर मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। एक ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ना ही कभी घूमने जाना और ना ही कहीं, और बस काम काम काम। दीदी तो हमेशा आराम करती रहती है। माधुरी की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। अब सुमन अपने आप ही खाना बनाना शुरू कर देती है कि तभी रचना वहां आ जाती है और वो सुमन से, अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप बाहर बैठिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। सुमन वहां से चली जाती है। तभी माधुरी रचना से, दीदी आजकल तो आप बड़ी महारानी बनकर घूम रही है। ये मत समझना कि हमें ऐसे रहना नहीं आता, मैं भी कमाती हूँ। माधुरी ऐसे क्यों बात कर रही हो बहन? अरे वो तो आज, बस बस दीदी, आप तो हमेशा ही ऐसे करती हो। ऐसा कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। माधुरी घर में अब किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी कि एक दिन छाया, देखो माधुरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब यही वक्त है कि तुम अलग हो जाओ ताकि तुम्हारे खेत ये तुम्हारी जेठानी ना हड़प कर पाए। अब माधुरी अपनी माँ की बात मान लेती है और उसके कहे अनुसार सुमन से, माँ जी अब बहुत हो चुका, मैं अब और नहीं सह सकती। आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम शहर में जाकर वहीं पर बस जाए। क्या तुम्हें बंटवारा चाहिए? ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ ही दिनों में माधुरी की माँ अपने घर चली जाती है। उसके बाद माधुरी वकील को कॉल करती है और उनसे, वकील साहब मुझे जल्द से जल्द बंटवारा करना है, तो जो भी प्रोसेस हो वो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। माधुरी फोन पर वकील को सारी डिटेल्स देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि रचना पेट से है, जिस कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल था कि थोड़ी ही देर में वकील का फोन आता है और वो माधुरी से, माधुरी जी, आपके ससुर ने तो 20 साल पहले ही इस जमीन के बंटवारे कर दिए हैं और आपका हिस्सा आपके पति के नाम पर पहले ही कर दिया है। वकील की बात सुनकर माधुरी को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सुमन से, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की, मैं रास्ते से भटक गई थी। तभी रचना वहां आ जाती है। उसे देख, दीदी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे कई कठोर बातें की, आपको भला बुरा कहा। अरे नहीं नहीं माधुरी, तुमने मुझे कब कुछ कहा? माधुरी तुम मेरी छोटी बहन हो,
छोटी बहन का किसी बात का बुरा थोड़ी ना लगता है। अब सुमन अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था शीला और उसके बेटी का नाम था प्रिया। प्रिया दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वभाव से अच्छी थी। प्रिया के सहेली का नाम था सुहानी। सुहानी माली की बेटी थी। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिन भर दोनों सहेलियां एक साथ ही वक्त बिताया करती थी, एक साथ खेला करती थी। एक दिन सुहानी की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो स्कूल में नहीं गई। इसीलिए प्रिया भी स्कूल में नहीं जाना चाहती थी। प्रिया मन ही मन अपने माँ पिताजी से झूठ बोलने का सोचती है। वह झूठ मूठ का पेट दर्द का नाटक करने लगती है। प्रिया अपनी माँ शीला से, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पेट में ऐसे अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे स्कूल में जाना है। अस्पताल में बाद में जाएंगे। आज तुम स्कूल में मत जाओ, घर पर ही थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ। प्रिया तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप और दवाई लेकर आती हूँ। जी माँ। ऐसा कहकर शीला प्रिया के लिए सूप लेने चली जाती है। तभी प्रिया अपने आप से, मैंने आज मेरी माँ से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मगर इस झूठ से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे आज पूरा दिन आराम करने को मिला, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन भी नहीं। ऐसा सोचकर प्रिया पूरा दिन आराम करती है। उस दिन से प्रिया को जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वो हमेशा झूठ बोला करती थी। उसके झूठ के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रिया गार्डन में घूम रही थी, तभी उसका पैर कीचड़ में चला गया। तो प्रिया माली से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ कीचड़ जमा हुआ है, पहले इसे साफ करो। तुम तो कुछ काम के ही नहीं हो। ऐसा कहकर प्रिया गुस्से से अपने पिताजी के पास चली जाती है और सुंदर से, पिताजी देखिए तो, इस माली ने गार्डन में कितनी गंदगी फैला कर रखी है। बेटी, माली चाचा हमारे बहुत पुराने और बहुत वफादार है। उनकी वजह से ही तो हमारी बाग इतनी अच्छी रहती है। ये आज से यहाँ काम नहीं करेंगे, इन्हें निकाल दीजिए पिताजी। प्रिया की बातें सुनकर सुंदर बहुत दुखी होता है, क्योंकि माली उनके बहुत पुराने और वफादार नौकर थे। तभी सुंदर माली से, माली चाचा, आज से आप हमारे खेतों का काम देख लीजिए, बाग का काम कोई और देख लेगा। जैसा आप कहे मालिक। ऐसा कहकर माली वहां से चला जाता है। प्रिया उसके स्वभाव के विपरीत ही वर्तन किया करती थी। जैसे जैसे प्रिया बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती गई। उसे हमेशा से लगता था कि वो झूठ बोलने के कारण ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। एक दिन सुंदर को प्रिया हमेशा दूसरों से झूठ बोलती है, ये बात पता चलती है। ये सुन सुंदर और शीला बहुत दुखी हो जाते हैं। सुंदर शीला से, शीला, प्रिया ऐसे ही हमेशा झूठ बोलती रही तो उसका क्या होगा? ये इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल पाएगी? जी, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। शीला, मुझे लगता है हमें प्रिया को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या पता इस थोड़े समय में उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। हाँ, ये आपका अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शीला और सुंदर प्रिया को थोड़ा समय देने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, मगर प्रिया के स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता। ये देख सुंदर चिंतित रहने लगता है। तभी वो एक फैसला लेता है और अपने खास आदमियों को बुलाकर उनसे, मेरे साथियों, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, ये सब आप जानते हैं, और मुझे अब ये संभालने के लिए कोई नौजवान चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि वो नौजवान आप में से ही हो। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए आपकी बेटी तो है ना? वो तो है ही, मगर हमारी बेटी की तो हमें शादी भी करनी है। जो कोई काबिल इंसान होगा वो इस संपत्ति का समान हिस्सेदार होगा और उसी से हमारी बेटी शादी करेगी। मगर सेठ जी, आपका दामाद होने के लिए लड़के में क्या गुण होने चाहिए? लड़का नेक दिल और ईमानदार होना चाहिए, और वो सच्चाई की राह पर भी चलने वाला चाहिए। जब भी मुझे कोई ऐसा लड़का लगा, मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। सुंदर की सारी बातें सुनकर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से 5 नौजवान सामने आ जाते हैं और वो 5 नौजवान सुंदर से, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आपको अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है,
आपकी सच्चाई और ईमानदारी ही आपको आगे लेकर जाएगी। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो पांचों नौजवानों को बुलवाता है और सबका काम देखकर उनमें से शिवा को रुकने के लिए कहता है। तभी सुंदर शिवा से, शिवा, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? शिवा, मेरी बेटी प्रिया बहुत ही अच्छी और साफ दिल की है, मगर उसे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। अगर तुम उसकी ये आदत छुड़ा सके तो मैं तुरंत तुम्हारी शादी प्रिया से कर दूंगा। सेठ जी, मैं प्रिया की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ा पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवा, ये कार्य तुम एक चुनौती समझ कर ले लो। सेठ जी, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। ठीक है शिवा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। शिवा पैसों से गरीब था, लेकिन बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसकी होशियारी और सूझबूझ की वजह से ही उसे एक बड़ा स्थान मिला था। सेठ जी की सारी बातें सोचते सोचते शिवा घर की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। शिवा बाबा के पास जाकर, प्रणाम बाबा। कल्याण भववत्स, तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो, कोई समस्या है? बाबा, मैं यहाँ एक बड़े सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने लोगों की काबिलियत पर ही उन्हें काम दिया है और अब सेठ जी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उनको लड़का सच्चाई की राह पर चलने वाला चाहिए। तो फिर समस्या क्या है वत्स? बाबा, सेठ जी की लड़की बचपन से ही झूठ बोलती है और उसकी ये आदत जो नौजवान छुड़वाएगा उससे ही सेठ जी अपनी लड़की की शादी करवा देंगे। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र का पठन करते हैं और थोड़ी ही देर बाद आंख खुलते हैं। वो शिवा से, शिवा, ये लो, ये सच्चाई के झरने का जल है। ये जल बहुत ही अद्भुत है। ये जल तुम सेठ जी की लड़की को पिलाओ, वो आजीवन कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद बाबा। साधु बाबा शिवा के हाथों में कमंडलू रख देते हैं। शिवा साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन शिवा सुंदर सेठ जी के यहाँ जाता है और सेठ जी से, सेठ जी, मुझे प्रिया से बात करनी है। ठीक है शिवा, तुम जाओ और प्रिया से मिलकर आओ। प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी शिवा उसके पास जाकर, प्रिया जी नमस्ते, मैं शिवा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप हमेशा झूठ बोलती है, क्या ये सच है? नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। प्रिया जी, आप तो अभी भी झूठ बोल रही है। एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। शिवा प्रिया को सच्चाई के झरने का जल देता है और उनसे, अच्छा प्रिया जी, अगर मैंने दिया हुआ जल अगर आपने पी लिया तो आप आजीवन झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा कभी होता है क्या? ये सब झूठ होता है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। आप इसे पीकर देखिए। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर प्रिया सच्चाई के झरने का जल पी लेती है और शिवा से, देखो कुछ हुआ है क्या? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। शिवा प्रिया की बातें सुन अचरज में पड़ जाता है और प्रिया से, आपने बचपन में कब कब झूठ बोला है? हाँ, मैं हमेशा झूठ बोलती थी, मगर आज से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसा कहते ही शिवा बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी से आकर, सेठ जी, आज से प्रिया जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी तुमसे बात करने के बाद झूठ नहीं बोलेगी? शिवा सुंदर जी को सारी सच्चाई बताता है। यह सुन सुंदर को बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। तभी सुंदर शिवा से, सच में शिवा, तुमने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और सुंदर शिवा को गले लगा लेता है और उसका दिल से धन्यवाद भी देता है। कुछ ही दिनों बाद सुंदर अपने कहे अनुसार शिवा और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। सुंदर अपना सारा कारोबार शिवा को सौंप देता है और प्रिया भी उसकी उसमें मदद कर देती है। दोनों भी तरक्की करते हैं। जब से प्रिया ने सच्चाई का जल पिया, तब से वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ हमेशा 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। हमेशा सच ही बोलना चाहिए।